हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, कटिंग, पासिंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करता है फ्लक्स। किसी क्रॉस सेक्शन से कितना फील्ड लाइंस जा रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू? तो फ्लक्स के थ्रू। तो फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, कटिंग और passing through the unit cross section, through the unit cross section through the unit cross section through the unit cross section perpendicularly. Number of field lines crossing, cutting, passing through the unit cross section perpendicularly. And mathematically it is defined as, and mathematically it is defined as phi equals to E dot A when electric field is यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E डॉट ए लिखेंगे। और बच्चों अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ध्यान दीजिएगा मैंने ये फाई लिखा है। बहुत लोग फाई जो है ऐसे लिखते हैं, ऐसे, उसी को मैं ऐसे लिखा हूं ऐसे। अब देखिए तो क मैं लिखा हूं, ठीक है। तो फाई मेरा आदत है ऐसे लिखने का। तो आप जैसे भी लिखे आप समझ लीजिए कि फाई मैंने लिखा है। फ्लक्स को फाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कब यूज करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो ई डॉट डी ए यूज करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो ई डॉट ए यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है? फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिस यूनिट एरिया से कितना पास करेगा उसको बताएगा फ्लक्स। फ्लक्स को मैथमेटिकली ई डॉट डी ए और ई डॉट ए से डिफाइन करेंगे। मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि ई डॉट ए कब यूज करेंगे, ई डॉट डी ए कब यूज करेंगे। अब इसमें ई के बारे में तो क्लियर है कि ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वेक्टर ए और डी ए, मतलब ए क्या है? तो वेक्टर ए है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का यहां पे डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो जो भी आप क्रॉस सेक्शन या सरफेस लेंगे, जो भी आप क्रॉस सेक्शन या सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर में ही एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा? कोई भी क्रॉस सेक्शन हुआ उसके परपेंडिकुलर में होगा। अब आपको यहां पे समझना होगा ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है। क्लोज सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे क्लोज सरफेस का। अभी हम लोग बात करेंगे ओपन सरफेस। जैसे कोई लैमिनार सरफेस, लैमिनार ऑब्जेक्ट है तो लैमिनार ऑब्जेक्ट जैसे आप कह सकते हैं डिस्क प्लेट। डिस्क प्लेट लेमिनार ऑब्जेक्ट हो गया।
इनसे जो है फील्ड लाइंस जो पास करेगा उसका काउंट करने के लिए हम लोग जो एरिया वेक्टर यूज करेंगे वो एरिया वेक्टर, जैसे इसमें क्वेश्चन होगा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, तो हम लोग वहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से लेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे से एक्यूट एंगल पे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे से एक्यूट एंगल पे हुआ तो हम लोग वहां पे इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल में मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं ये 3 डायमेंशनल एक आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर ऐसे कुछ ले रहा हूं प्लेट। इस रेक्टेंगुलर प्लेट में मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इससे पास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है ऐसे। इसका अगर 2D व्यू ड्रॉ करेंगे आप, इस रेक्टेंगुलर प्लेन का 2D व्यू अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका 2D व्यू होगा कुछ ऐसे। ये आप कह सकते हैं 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल व्यू है और ये 3 डायमेंशनल व्यू है। ठीक है, इस लेंथ को, इस डायमेंशन को अगर आप B कहते हैं और इस डायमेंशन को अगर आप L कहते हैं तो ये 2 डायमेंशनल व्यू, मतलब 2 डायमेंशनल व्यू में ये हमें कितने लेंथ का दिखेगा, तो L लेंथ का दिखेगा और इसका इनर डायमेंशन B होगा। इनर मतलब अंदर की तरफ ऐसे B होगा और ये वाला डायमेंशन L है। तो ये 2D व्यू है, ये 3D व्यू है एक ही ऑब्जेक्ट का। अब यहां पर एरिया वेक्टर कैसे बताएंगे? अगर मुझे इस प्लेन के थ्रू, इस रेक्टेंगुलर प्लेन के थ्रू फ्लक्स बताना है तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन, ये रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो सिंपल इस तरीके का है, ऐसे है, मैंने लिया है, इस तरीके का प्लेन है और ऐसे फील्ड है। तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर हुआ तो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो एरिया वेक्टर उधर ही लेंगे ताकि एक्यूट एंगल बने। अगर एरिया वेक्टर उधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जब E डॉट ए यूज करेंगे तो cos 0 डिग्री यूज कर लेंगे। जैसे इसमें अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए हमेशा जो सरफेस बनेगा उसके परपेंडिकुलर में होगा। यहां भी देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं से आप चाहें तो ऐसे एरिया वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों के बीच में जो एंगल है यहां पे, इन दिस केस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is 0. Angle between area vector and electric field is 0. So the flux phi equals E dot A, since the electric field is uniform in this case, so E A cos of 0 degree, that means we can write E A or E L into B. ये हो गया इस केस का फ्लक्स। अब मैं इसी 3 डायमेंशनल जो प्लेट लिया मैंने उसको मैं थोड़ा सा भी इंक्लाइन कर दूंगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने प्लेन इस तरीके से लिया था, इस प्लेन को मैं थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दूंगा। तो देखो इस प्लेन को मैं थोड़ा सा अगर इंक्लाइन कर दिया, इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया तो इस पे एरिया वेक्टर पहले ऐसे था, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना है। तो क्या होगा? अगर प्लेन को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? एरिया वेक्टर भी साथ में रोटेट कर जाएगा। मतलब अगर हम लोग इस प्लेन को कुछ ऐसे रोटेट कर दिए, ये डायमेंशन अभी भी क्या है? L है, ठीक है, और इसका इनर डायमेंशन अभी भी क्या है? B है।
मैंने क्या किया है, इसको रोटेट कर दिया है। कितने एंगल से, तो सम एंगल थीटा। तो ऐसे अगर इस प्लेन को रोटेट कर देंगे तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर ही होना है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। अब ये इधर हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है, राइट साइड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एरिया वेक्टर यहां लिख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को यहां पे ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस केस में जो फ्लक्स मिलेगा हमें, जो फ्लक्स है हमारा, वो फ्लक्स का कैलकुलेशन होगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अगेन ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और कह सकते हैं ई बी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अगर इंक्लाइन हो गया तो फ्लक्स हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट किया। ध्यान देना है कि यहां पे जो आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला टर्म जो है ये टर्म एरिया को ले रहा है। अब ये है क्या एग्जैक्टली, तो ये अगर आप ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो ये जो है वो है प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो है प्रोजेक्टेड एरिया, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। इसको मैं लिख दे रहा हूं अलग से यहां पे। ये जो है प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया है क्या, तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हालांकि हम लोग 11th क्लास में प्रोजेक्टेड एरिया को बताते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग 11th क्लास में कब बताए हैं, तो प्रोजेक्टेड एरिया हम लोगों ने 11th क्लास में जब आप फ्लूइड्स पढ़ रहे थे तो वहां पे समझाया था। जब हम लोग, एक वॉल था और वॉल के एक साइड वाटर था, वाटर रिजर्वायर था, तो उस वाटर रिजर्वायर की वजह से वॉल पे कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट किए थे बाय इंटीग्रेशन, और फिर वहीं पे प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में भी एक मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। वहां पे एक्सप्लेन किया गया था कैसे लिखना है। ऑल्दो अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं प्रोजेक्टेड एरिया को। तो देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट अभी ऐसे है, ठीक है, मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ ऐसे इंक्लाइन किया हुआ है। अगर ये इंक्लाइन किया हुआ ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट, तो अब ध्यान दीजिए कि अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसी तरीके से होता, ऐसे होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते रहता, ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरफ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ से क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया, और इसके परपेंडिकुलर में इधर एक स्क्रीन इमेजिन कीजिए, इधर एक स्क्रीन इमेजिन कीजिए। तो अगर मैं इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट दूंगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देने से स्क्रीन पे क्या होगा, एग्जैक्टली मेरे हैंड का शेप बन जाएगा वहां पर, एग्जैक्ट जैसे मैं अभी रखा हूं वैसे ही। तो जो शैडो बना ना स्क्रीन पे, वही है प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखिए, अगर इसको आप रेक्टेंगल इमेजिन कर रहे हैं, ये बी है और ये एल है, ये बी है और ये एल है, तो अभी अगर ऐसे है इधर से लाइट जाएगा तो सीधे सीधे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, एल इंटू बी बनेगा। मतलब इस केस का अगर प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे तो इस केस का प्रोजेक्टेड एरिया आपको इनडायरेक्टली क्या बनेगा, बी और एल, मतलब एल इंटू बी इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ऐसे के बजाय थोड़ा सा इंक्लाइंड है, मतलब जो पहले एल लेंथ ऐसे था और यहां से ऐसे लाइट जाकर इस स्क्रीन पे आया था, ठीक है, इस स्क्रीन पे आया था, तो ये वाला लेंथ कितना बना था, एल ही बना था। लेकिन अब क्या है कि ये थोड़ा सा इधर मैं इधर ही पे एक्सप्लेन करता हूं। अभी अब क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड है, इसका लेंथ एल ही है और ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, स्क्रीन यहां पर है। तो अब ये जो यहां से लाइट जाएगा यहां पहुंचेगा, यहां से जो लाइट होगा वो यहां पहुंचेगा। तो जो एल लेंथ था, अब उसका लेंथ की हाइट क्या दिखेगा, कम दिखेगा। कितना से कम दिखेगा, तो ये वाला एंगल आपने थीटा लिया है, तो ये कितना हो गया, एल कॉस थीटा। लेकिन बी वाला डायमेंशन में कोई चेंज नहीं, देखो ना, बी ऐसे था ना, तो यहां से पैरेलल बीम गया, यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा, मतलब इस पे पूरे जाएगा, तो बी में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर भी बी में कोई चेंज नहीं होगा, इनर डायमेंशन यहां पे बी है, यहां पर भी इनर डायमेंशन क्या है, बी है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि लाइट यहां से या यहां से स्क्रीन पे तो जाएगा ही ना।
तो ये बी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये हाइट क्या हुआ, चेंज हो गया एल कॉस थीटा। तो इस केस में अगर हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया ड्रॉ करेंगे तो ये प्रोजेक्टेड एरिया हमें कुछ ऐसे दिखेगा कि ये जो बी है और ये जो है वो एल कॉस थीटा है, इसलिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा एल कॉस थीटा इंटू बी। बात समझ आया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाए स्क्रीन दूसरे साइड इमेजिन कीजिए, जो शैडो बना, जो कुछ भी शैडो बना, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो मैंने इस केस में भी समझाने का प्रयास किया आपको प्रोजेक्टेड एरिया। अब अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया को थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि अगर आपके पास यहां पे स्फीयर है और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रहे हैं आप, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और इधर आप अगर स्क्रीन इमेजिन करते हैं तो आप खुद ही सोचिए स्क्रीन पे क्या बनेगा। इस स्क्रीन पे देखिए, यहां से जो लाइट जाएगा, यहां से जो लाइट गया वो पहुंच जाएगा, यहां से जो लाइट गया वो पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब ये 2R, लेकिन इसके बीच में जो लाइट होगा वो तो पहुंचेगा नहीं। तो अगर पूरे को स्फीयर को अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, इस तरीके से स्फीयर को अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं तो ऊपर से सारा लाइट पहुंच गया, ऊपर से सारा लाइट क्या होगा ऐसे, अगर ये स्फीयर है ऐसे, तो स्फीयर का ये बाउंड्री है, तो स्फीयर के ऊपर से क्या होगा, ऐसे लाइट स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। तो अगर स्फीयर के ऊपर से ऐसे स्क्रीन पे लाइट पहुंचेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल। तो यहां पे स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या बन गया, सर्कल। अब अगर मैं दूसरा शेप लू, लेटेस्ट शेप मैं ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, कोन लेता हूं, ये मैंने एक कोन इमेजिन कर लिया है। अब ये कोन का प्रोजेक्टेड एरिया देखते हैं। अगर ये स्क्रीन है और इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रहे हैं, इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रहे हैं, तो यहां स्क्रीन पे क्या बनेगा, अगेन इट विल बी सर्कल, समझे। लेकिन अगर इसी कोन में अगर हम लोग ऐसे बात करें कि ये कोन है और इसमें जो है लाइट दूसरे साइड से दे रहे हैं, लाइट अगर इधर से देते, इसी में अगर हम लोग लाइट इस साइड से देते, इसका अलग डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, ऐसा करता हूं, यहां बना देता हूं कि अगर ये कोन है, आप लोग घर में खुद से इसको इमेजिन करना है तो इस पे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया यहां पर ट्रायंगल बन गया, वहां देखिए सर्कल बन गया, वहां भी सर्कल बन गया। अब ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, उनको आपको एज पर रिक्वायरमेंट देखना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया मेरे हिसाब से बच्चों आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया अगर क्लियर कर लिए हैं तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो किसी प्लेन सरफेस से, किसी ओपन सरफेस से, तो हम लोगों को सिर्फ लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। मैंने फॉर्मूला क्लियर कर दिया, प्रोजेक्टेड एरिया कैसे लिखना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पे एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, उसके